हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गई हूँ मैं आप सबके लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग सी सीरीज। बिलीव मी गाइस, ये सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको ये सीरीज देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इस सीरीज की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इसमें फाइटिंग सीन्स भी काफी ज्यादा ऑसम है। तो आपको ज्यादा बोर ना करते हुए मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ। कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि एशियन टाइम में डीमंस की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से अर्थ पर लोगों को काफी ज्यादा सफर करना पड़ रहा था। उनकी जान का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया था। उस वक्त डीमंस को कंट्रोल करने के लिए हेवन की तरफ से सीड ऑफ लाइफ को भेजा गया था अर्थ पर। सीड ऑफ लाइफ की पावर की वजह से डीमन की तादाद काफी ज्यादा कम हो गई थी। साथ ही खतरा टलते ही सीड ऑफ लाइफ कुनलुन स्नो माउंटेन में फ्रीज हो गया था और फिर वो उस वक्त का इंतजार करने लगा जब उसका नेक्स्ट होस्ट जो उसकी पावर के लायक उसको कंट्रोल करने वाला उसे आकर एक्टिवेट ना कर दे। कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हमें सीन दिखाया जाता है हमारे मेन लीड वांग हाओ को, जिसे कुछ लड़के बुली कर रहे थे जो कि सू फैमिली से थे, जिनका लीडर सू वांग जो काफी बदतमीज था। वो हमारे वांग हाओ को परेशान करते हुए कहता है कि वो तो किसी लायक है ही नहीं, ये रॉयल फैमिली की 6th महारानी की बेइज्जती है कि उसकी शादी तुम्हारे साथ हो रही है। और वो कह रहा है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरी सिस्टर के साथ अपनी एंगेजमेंट खत्म कर दो, वरना तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। ये सुनने के बाद वांग हाओ अपने फेस पे लगे हुए ब्लड को साफ करते हुए कहता है कि ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट उसके पेरेंट्स का बनाया हुआ है। वो सू मोया यानी कि उसकी होने वाली वाइफ को बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। पैसे और फेम के पीछे भागने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी लाइफ से, लेकिन उसे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो उसको परेशान करे। इसलिए वो चाहता है कि अगर उन्हें ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो वो उसे उसके पास भेजे और उससे माफी मंगवाए, क्योंकि शायद उसने उसे परेशान किया था। अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें सुन के सू वांग को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर अपनी पावर रिलीज करते हुए काफी गुस्से में आगे बढ़ने लगता है वांग हाओ की तरफ। वांग हाओ ये देखकर डर से पीछे होता है तो उसके पैर से लगकर एक पत्थर नीचे जाता है और हमें पता लगता है कि वो काफी गहरी खाई के ऊपर खड़े होकर लड़ाई कर रहे थे और काफी तेज बिजली चमक रही थी, बारिश भी हो रही थी, मतलब मौसम बहुत खराब था। और इसी के साथ हमारा वांग हाओ एक वियर्ड सी स्माइल देता है। उसकी स्माइल को देखकर तो सू वांग भी कंफ्यूज रह जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। वांग हाओ उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि तुम सिर्फ अपनी सू फैमिली की पावर की बदौलत इतना कूदने की कोशिश कर रहे हो ना। उसकी बातें सुनकर सू वांग को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। वांग हाओ कहता है कि हाँ, वो आज यहाँ मरने वाला है, उसके हाथों से नहीं बल्कि अपनी प्राइड के अकॉर्डिंग। और वो जब वापस आएगा तो वो उससे गिन गिन के बदला लेगा और वो सिर्फ अब इतना कह सकता है कि बस मेरा वेट करना। और ये कहते ही वो उस पहाड़ी से छलांग लगा देता है। उससे छलांग लगाता देखकर सू वांग की हालत भी खराब हो जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी इस चीज की। वो खाई काफी ज्यादा गहरी होती है जहाँ से वांग हाओ ने छलांग लगाई थी। तो ये देखकर सू वांग अपने चमचों के साथ वापस जाने लगता है कि ये बेवकूफ अब जिंदा नहीं बचेगा, तो यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। उसके जाने के बाद हमें वांग हाओ को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ी से नीचे गिरते हुए सोच रहा होता है कि क्या यहाँ पर कोई आफ्टर लाइफ है जहाँ पे वो विश कर सके कि वो एक ऐसी पावरफुल लाइफ जीना चाहता है जहाँ वो पावरफुल लोगों को मार सके, क्योंकि उसने अपने इस लाइफ में काफी ज्यादा अत्याचार सहे हैं और वो अब इन सब का बदला लेना चाहता है। वो और कमजोर बनकर अपनी लाइफ को जीना नहीं चाहता है, वो एक फेयर जस्टिस चाहता है। उसके ऐसा कहते और सोचने के साथ ही वहाँ सब कुछ फ्रीज हो जाता है। अभी आसमान में एक येलो रोशनी चमकती है जिसकी लाइटनिंग पड़ती है हमारी वांग हाओ पे और इसी के साथ वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ जाकर पता लगता है वांग हाओ को कि उसके पास सी ऑफ नॉलेज है। ये जानकर काफी कंफ्यूज होता है कि उसके पास सी ऑफ नॉलेज भी है और उसके सामने सीड ऑफ लाइफ थी, जिससे देखकर उसे काफी प्योर फीलिंग आती है, काफी ज्यादा पावरफुल। और जब वो उसे टच करने जाता है तो उसकी पावर उसकी बॉडी ऑब्जर्व करने लगती है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें वांग हाओ के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम जो भाई था वो पूछता है वहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हुए जूशान से कि तुम्हें कल रात को बारिश के बाद यंग मास्टर खाई के नीचे मिले थे ना, कहीं इसी वजह से तो तुम इतनी सुबह सुबह एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हो। पर प्रैक्टिस करता हुआ जूशान कहता है कि उसे तो इन सब चीजों की आदत लग गई है। फिर वो अपनी प्रैक्टिस को रोकते हुए सीरियस होते हुए कहता है कि हमें फटाफट से ना अवेकनिंग सेरेमनी के लिए यंग मास्टर को जगाना होगा। अगर इस बार भी उनकी अवेकनिंग सेरेमनी में उनकी पावर अवेक नहीं हुई तो शायद इस बार वो रॉयल फैमिली से निकाले जाएं। इस बात को सुनने के बाद जाओ भाई काफी कैजुअली रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है कि यंग मास्टर को निकाला जाता है या नहीं, हमें तो बस यंग मास्टर के साथ रहना है, चाहे वो जहाँ भी जाए। तभी उन्हें अचानक से कुछ पावर महसूस होने लगती है और उनका ध्यान जाता है घर में जहाँ से ये पावर रिलीज हो रही थी। घर में से इस तरह पावरफुल ऑरा को निकलते हुए देखकर जूशान को लगता है कि उसके यंग मास्टर खतरे में है, तो वो उन्हें बचाने जाने लगता है। पर जो भाई उसे रोकते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल प्योर एरा कहाँ
कहाँ से आ रही है। दूसरी तरफ हमें वांग हाओ को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है और उसी की बॉडी के आसपास से वो स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा था। वो अपनी कल्टीवेशन से बाहर आता है और सोचता है कि क्या यही वो लाइफ सीड की पावर है जिसकी वजह से एक रात में ना सिर्फ उसकी स्पिरिट सीड रीएक्टिवेट हो गई है, इसके साथ ही वो सुपरनेचुरल पावर की रियल्म तक भी पहुंच चुका है। और फिर वो अपनी एक्सट्रीम पावर को महसूस करते हुए कहता है कि अब जबकि गॉड ने मुझे सेकंड चांस दिया है कल्टीवेट करने का, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ का सबसे पावरफुल इंसान बनूं और अपने लिए जस्टिस ले सकूं उन लोगों से जिन्होंने मुझे पास्ट में परेशान किया है। ये सोचता हुआ वो अपने कमरे से बाहर आ जाता है। जूशान जब उसे देखता है तो उसकी फिक्र करने लगता है, तो वो जूशान को थैंक यू बोलता है उसकी फिक्र करने के लिए। साओ भाई आते हैं और वो वांग हाओ के हाथ को टच करके उसकी पावर को फील करने लगते हैं। उसकी बॉडी को चेक करते हुए सोच रहे होते हैं कि आखिर एक डेड स्पिरिट सीड कैसे रिस्ट्रक्टेड हो सकती है, वो भी इतनी नेचुरली, और फिजिकली इसका ब्रेक थ्रू भी हो चुका है। जानने के बाद वो काफी आश्चर्य भी होते हैं, साथ ही काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि शायद उन्हें पता था कि वांग हाओ के डैड कौन थे। तो वो कहते हैं आखिर उनका बेटा उन्हीं के जैसा ही तो होना था। साथ वो उन दोनों से कहते हैं कि आज का दिन काफी ज्यादा गर्मी भरा है, मैं तो काफी ज्यादा थक गया, मुझे काफी नींद आ रही है, तो मैं तो चला आराम करने। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। उन्हें जाता हुआ देखकर वांग हाओ सोच रहा होता है कि क्या इन्हें कुछ पता लग गया है। पहले कि वांग हाओ और कुछ अपना दिमाग दौड़ा पाता, दौड़ती हुई एक लड़की उसके पास आती है और उसकी गोद में चढ़ जाती है। ये होती है उसकी बचपन की दोस्त जिया, जो कि उससे लिपट कर कहती है कि मुझे पता लगा कि तुम पहाड़ी से नीचे गिर गए थे, क्या तुम ठीक तो हो ना, मुझे तुम्हारी काफी फिक्र हो रही थी। और वो काफी क्यूट नजर आ रही थी। पर वांग हाओ तो उसे ऐसे देखकर शर्म से लाल पीला हो रहा था। बेचारा खुद को जैसे तैसे संभालता है और उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हें काफी सालों से नहीं देखा, क्या तुम यहाँ स्पिरिचुअल एनलाइट सेरेमनी के लिए आई हो? फिर तो तुम उस चीज के लिए नहीं आती तो मुझे पता भी नहीं लगता कि एक छोटी सी लड़की इतनी बड़ी हो गई है। फिर जिया कहती है कि मैं सालों तक अपने घर पे प्रैक्टिस करते करते थक चुकी हूँ एक जगह बंद रहकर, इसलिए मैं अब यहाँ लंबे समय तक रहने वाली हूँ। अब जब मैं फ्यंगशेंग सिटी आई गई हूँ, काफी एक्साइटेड होते हुए कहती है कि अब आपसे मैं डेली मिल पाऊंगी। उसकी ऐसी बचकाना हरकतें देखकर वांग हाओ को वो काफी चाइल्डिश लगती है, उसे वो काफी अच्छा लगता है। तभी उन्हें एक वॉइस सुनाई देती है जो कि एक मोटू मैन बोल रहा होता है कि तुम्हें 3 दिन का डेडलाइन दिया था, लेकिन तुम अभी तक अपने घर से बाहर नहीं निकले। और फिर वो मोटू मैन काफी घमंड से कहता है कि ये लोअर फैमिली यहाँ पे रहने के साथ इस जगह को भी लोअर बना चुकी है, यहाँ की तो स्मेल भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसकी ऐसी रूडली बातें सुनकर हमारी जिया को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पॉइंट आउट करते हुए कहती है कि तुम अपनी जबान को संभाल के बात करोगे, आखिर तुम वांग फैमिली के यंग मास्टर से बात कर रहे हो। ये सुनने के बाद तो वो वांग का और ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। आदि वो जिया को भी लपेटे में लेते हुए कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन और इसे क्यों डिपेंड कर रही हो। तभी उस मोटू मैन का चमचा बताता है कि ये कोलेट्रल फैमिली से बिलोंग करती है जो कि फेंगशेंग आई थी कुछ सालों पहले। ये जानने के बाद वो मोटू मैन हंसने लगता है और कहता है कि तुम तो दिन ब दिन और यूजलेस होते हुए जा रहे हो कि अब तुमने खुद को बचाने के लिए एक लड़की का सहारा लिया, अब तुम उसकी स्कर्ट के पीछे छुपकर वार करोगे। ये सब सुनने के बाद तो जिया का खून खौल जाता है, लेकिन वांग हाओ से रोकते हुए खुद आगे बढ़ने लगता है। जिसे देखकर वो मोटू मैन कहता है अच्छा तो तुम फाइट स्टार्ट करना चाहते हो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि एक कुत्ता जिसकी स्टेटस तुमसे काफी ज्यादा है, तो तुम उससे छोटे होकर आखिर मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। अभी वांग हाओ जूशन को फटाफट डोर लॉक करने के लिए कहता है और वो भी अपने यंग मास्टर की बात सुनकर फटाफट डोर लॉक कर देता है। ये देखकर वो मोटू मैन अपने दोनों चमचों को जूशन से लड़ने के लिए भेजता है। जूशन तो एक ही झटके में दोनों को जमीन पर पटक देता है। ये देखकर उस मोटू मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वांग हाओ से कहता है कि आखिर तुम डोर बंद करके क्या दिखाना चाहते हो। तो वांग हाओ कहता है कुछ नहीं, बस कुत्तों को उनकी औकात दिखाना चाहता हूँ। ये सुनते ही वो मोटू मैन अपनी पावर को रिलीज करता हुआ वांग हाओ की तरफ बढ़ने लगता है उससे पीटने के लिए। वांग हाओ तो काफी इजीली उसके अटैक को रोक देता है। ये देखकर वो मोटू मैन काफी ज्यादा तेज उस पर अटैक करता है, पर वांग हाओ को उसका एक भी अटैक नहीं लगता है। उल्टा वो उसका हाथ पकड़कर उसका हाथ ही तोड़ देता है और उसी के साथ वो उसके गाल पर इतने जोरदार थप्पड़ मारता है ना कि उसका जबड़ा तक हिल जाता है और वो उस पर थप्पड़ों की बौछार स्टार्ट कर देता है क्योंकि उस मोटू मैन ने उसे ट्रास कहा था। ये थप्पड़ों की बारिश देखकर जो भाई हंसते हुए कहता है कि आखिर तुम इस तरीके से अपना बदला ले रहे हो। फिर उस मोटू मैन को दिखाया जाता है जिसका वांग हाओ के थप्पड़ों से गाल सूजकर आलू पराठा बन गया था। तो गुस्से में वांग हाओ को देखकर कहता है कि तुम्हें तो मैं अच्छा मजा सिखाऊंगा, बस मुझे यहाँ से निकलने तो दो। वांग हाओ की बातें सुनकर जूशन को कहता है कि दरवाजा ओपन करे और जूशन एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उन दोनों चमचों को उठाकर दरवाजे से बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से दरवाजा ओपन हो जाता है। और यहाँ वो मोटू जैसे ही वांग हाओ को देखता है, वांग हाओ से भी एक जोरदार किक के साथ बाहर का रास्ता दिखा देता है और फिर वो कहता है कि कुत्ते से तो निपट लिया, अब इसके मास्टर से भी निपट लेते हैं। शिफ्ट होता है, हमें उस मोटू मैन को दिखाया जाता है जो कि फैमिली एल्डर्स के पास जाकर वांग हाओ की शिकायत कर रहा होता है कि उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा, मेरी कोई गलती नहीं थी, तब भी सच में एक मर्डर फैमिली से बिलोंग करता है, आप लोगों को मेरे लिए न्याय करना होगा। उसकी बातें सुनकर एल्डर्स काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगता है कि ये मोटू मैन सच कह रहा है क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छा बच्चा है उनकी नजरों में, तो मे बी शायद वो हाउस ओनर ही काफी ज्यादा क्रूल होगा, तो वो उसके बारे में पता लगाने को कहते हैं। एल्डर को इस तरीके से देखकर वो मोटू काफी रोते हुए कहता है बिग एल्डर, मैं जानता हूँ कि आप क्वीन मदर के कर्जे तले दबे हुए हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप निष्पक्ष न्याय करेंगे, मुझे उम्मीद है। तभी वहाँ वांग हाओ आ जाता
आता है और वो कहता है कि ये सुबह सुबह कौन सा कुत्ता भौंक रहा है। उसका ऐसा एटीट्यूड देखकर आसपास के बच्चे सोच रहे होते हैं कि ये लड़का तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। वांग हाओ को वहाँ देखकर एल्डर्स उससे क्वेश्चन करते हैं कि आखिर मैटर क्या है। वांग हाओ डिनाई कर देता है कि कोई भी तो मैटर नहीं है। ये देखकर वो मोटू मैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम कितने बड़े लायर हो, इनके सामने डिनाई कैसे कर सकते हो। ये सुनने के बाद वांग हाओ मुस्कुरा कर कहता है कि फैमिली रूल्स के अकॉर्डिंग जो कोई भी 16 साल का हो जाता है और उसने अभी तक अपनी स्पिरिट सीड को डेवलप नहीं किया होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है। ये सुनने के बाद वो मोटू मैन कहता है हाँ, ये रूल्स बनाए गए हैं तुम जैसे लूजर्स के लिए। ये सुनने के बाद वांग हाओ मुस्कुराता है और कहता है कि अभी तक तो मैंने अपनी सेरेमनी कंप्लीट नहीं की है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने फैमिली रूल्स को तोड़ा है। और अगर तुम मुझे घर से निकालते हो तो इट मीन्स कि तुमने फैमिली रूल्स तोड़े हैं। तो मोटू खुद को डिफेंड करते हुए कहता है कि मैं तो ये काम एडवांस में करा था, हालांकि मुझे पता है कि ये यूजलेस है। और फिर वो एल्डर से भी रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग भी अपनी आंखों से देखें कि ये यूजलेस है। वांग हाओ भी कह देता है कि तो फिर तुम्हारी आंखों को खोलने के लिए मैं ये सेरेमनी अभी कंप्लीट कर देता हूँ। उसकी बात सुनकर मोटू कहता है कि अगर मैं गलत साबित हुआ और मैंने फैमिली रूल्स को ब्रेक किया तो मैं यहाँ से ये जगह छोड़कर चला जाऊंगा। सुनकर वांग हाओ मुस्कुराता है और वो स्पिरिट स्टोन के पास पहुंचता है और वहां जाकर अपनी लिफ्टिंग सेरेमनी को कंप्लीट करने लगता है। वांग हाओ अपनी लाइफ ऑफ सीड की पावर को रिलीज करा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसका ऑरा फैल जाता है। उसका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि आसपास के वीक लोग गिर जाते हैं। इसको भी ये काफी ज्यादा शॉकिंग लगता है, यहाँ तक कि सारे स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद पत्थर के साथ ही कोई गलती हो गई है। अब वांग हाओ सोच रहा था कि उसे अपनी लाइफ ऑफ सीड की पावर को सबके सामने ज्यादा नहीं शो करना चाहिए, इसलिए वो एक लिमिट तक उस पावर को रिलीज करता है। उसके बाद उसे लो डाउन कर देता है। और ऐसा करने के बावजूद भी उसकी पावर इंफीरियर टैलेंट घोषित कर दी जाती है, जिसे देखकर तो उस मोटू मैन की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अब उसे यहाँ से दफा होना था। और वांग हाओ से स्टूपिड बोलते हुए कहता है कि अब तुम अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि अब तो मेरे पास काफी पावर है, तो मैं अपनी फिजिक्स की मदद से तुम्हें उठाकर पटक भी सकता हूँ। देखकर वो मोटू मैन गिड़गिड़ाने लगता है। तभी एक लड़का वहाँ का स्टूडेंट वांकी आगे आता है और वो कहता है कि यहाँ के बटलर ने एक छोटी सी मिस्टेक क्या की, तुम तो इस बात को काफी ज्यादा सीरियसली ले रहे हो। मैं इतनी सी बात पे इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम इनसे झुककर माफी मांगो। ये सुनकर वांग हाओ कुछ सोचता हुआ कहता है कि याद आया, तुम तो वही हो ना जिसने मुझे बचपन में बुली करने के लिए डॉग हाउस में घुसा दिया था, इस वजह से तुम्हें एक डॉग के साथ हमदर्दी हो रही है। ये सुनकर तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कम्पीट करना चाहते हो? हिम्मत है तो करके देख लो, अगर मैं जीता तो तुम्हें फिर सबके सामने झुककर माफी मांगनी पड़ेगी। जिस पे वांग हाओ कहता है और अगर मैं जीता तो तुम्हें इस आदमी के साथ यहाँ से दफा होना होगा। बात सुनकर वांग की अपनी लाइटनिंग पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, मुझे खुद पे ट्रस्ट है कि मैं तुम जैसे लूजर से तो बिल्कुल नहीं हारने वाला। वांग की को गुस्से में देखकर एल्डर्स वांग हाओ को समझाते हैं कि तुम्हारी पावर सिर्फ 3 दिन की हुई है, तो तुम्हें वांग ही से पंगा नहीं लेना चाहिए। वांग हाओ एल्डर्स को रिलैक्स होने के लिए कहता है कि वो कोई मसला खड़ा नहीं करेगा। बाकी स्टूडेंट्स को लगता है कि वांग हाओ हवा में उड़ रहा है, इस वजह से तो उसने वांगी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और अब वो पिटने वाला है। यहाँ वांग हाओ वांगी के सामने आ जाता है। वांगी वांग हाओ को अपने सामने देखकर कहता है कि तुम बस अब एक काम करो, मुझसे रहम की भीख मांगो कि मैं तुम्हें ज्यादा ना बुरी तरीके से पीटूं। यहाँ वांग हाओ भी अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम्हें फुल परमिशन है, जो करना चाहते हो करो। ये सुनते ही वांग ही अपनी सारी थंडर पावर को इकट्ठा करते हुए वांग हाओ पर अटैक कर देता है और वो काफी स्पीड के साथ अटैक कर रहा होता है, बट वांग हाओ काफी इजिली डॉज कर जाता है। ये देखकर वांगी को गुस्सा आ जाता है कि आखिर उसने उसके अटैक्स को डॉज कैसे कर लिया, और वो फिर से उस पर अपना थंडर अटैक करता है। पर वांग हाओ उसके अटैक को अपने एक हाथ से रोक देता है और फिर कहता है कि अब मेरी बारी है, और फिर वो उसको उठाकर जमीन पे पटक देता है। इससे तो वांगी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और सारे एल्डर्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, फाइटिंग सीन्स और भी ज्यादा ऑसम होने वाले हैं। आप लोग अपना दिल थाम कर बैठिए और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइए।